A very good evening to all of you. In our last lecture, discussed about the lymph and the double circulation. So our transportation in human beings was completed in last lecture. Today I am going to start with the transportation in plants. तो देखते हैं बेटा इसमें क्या क्या है अपना। तो बेटा प्लांट्स जो होता है, प्लांट्स दे डू नॉट हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम लाइक ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स वी हैव। हमारे पास तो हार्ट भी प्रेजेंट है बेटा ब्लड को पंप करने के लिए, उसके अलावा कैपिलरीज पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बट प्लांट्स के पास ऐसा नहीं है। तो उनके पास समथिंग एल्स दे हैव फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर देयर सर्वाइवल. So let us see what those important materials are and how they are transported in plants. तो सबसे पहला है बेटा आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो आपका जो वाटर और मिनरल्स है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं आपके प्लांट्स में, ठीक है। तो बेटा आपको मैं एक बार याद दिलाना चाहता हूँ, इन योर क्लास 9th यू हैड अ चैप्टर टिश्यू। इन दैट आपके जो प्लांट के टिश्यूज़ होते हैं उसमें सिंपल टिश्यूज़ एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते थे। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में आपके दो टाइप्स के टिश्यूज़ होते थे, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम किस लिए यूज़ होते थे आपके, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है। और जो फ्लोएम होता था दैट वाज यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है। तो उन्हीं का यूज़ करके प्लांट क्या करता है, अपने मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। तो बेटा जो आपका वाटर और मिनरल्स है उनको किसकी हेल्प से ट्रांसपोर्ट करता है, विद द हेल्प ऑफ जाइलम टिश्यू विच इज़ अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। इनकी हेल्प से ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स को। अब बेटा वाटर और मिनरल्स को अगर एक साथ कंबाइन करके बोले तो इसको सैप बोलते हैं, SAP सैप। तो कई बार एग्जाम में ऐसे आ जाता है, एक्सप्लेन हाउ डज सैप SAP सैप ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट इज़ दिस एग्जैक्टली सैप। तो सैप का मीनिंग होता है बेटा वाटर एंड मिनरल, ठीक है। तो जाइलम टिश्यू की हेल्प से बेटा आपका वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट। अब जो जाइलम होता है बेटा उसके पास 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जाइलम फाइबर, दूसरा जाइलम पैरेन्काइमा, तीसरा होता है ट्रैकिड्स एंड चौथा होता है बेटा आपका जाइलम वेसल्स, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो इसमें जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है वो लिविंग सेल से बना होता है, ठीक है। तो जस्ट फॉर द नॉलेज यू शुड नो, बट यहाँ पे आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। तो कंपोनेंट्स, ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं जाइलम टिश्यू के। अब बेटा इनमें से वो कौन से 2 कंपोनेंट्स हैं जिसकी हेल्प से वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है आपका जाइलम। तो बेटा वो जो मेन कंपोनेंट्स है, दीज आर योर ट्रैकिड्स एंड जाइलम वेसल्स। तो ट्रैकिड्स एंड जाइलम वेसल्स आर द कंडक्टिंग एलिमेंट्स। ये वो कंपोनेंट्स है जो आपके वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब बेटा जाइलम ऐसा क्या करता है कि वो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर पाता है। तो बेटा जाइलम मेक्स कंटिन्यूअस ट्यूब इन प्लांट्स फ्रॉम रूट टू द स्टेम एंड लीव्स। तो बेटा जाइलम क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रैकिड्स एंड वेसल्स एक ट्यूब बना देता है, किसके अंदर, प्लांट के अंदर, जिस ट्यूब के थ्रू रूट्स से स्टेम और लीव्स तक जो भी आपको मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना है, वाटर मिनरल्स, वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो बेटा वाटर और मिनरल्स को कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू इज़ अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इट इज़ हैविंग 4 components, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रैकिड्स एंड जाइलम वेसल्स। आउट ऑफ दीज जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स, they are helpful in transporting water and minerals. And xylem ऐसा क्या करता है बेटा, it makes a continuous tube in the plant which runs through the root to the stem and the leaves. root से stem और leaves तक ये ट्यूब जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा ascent of sap. How exactly this sap means water and minerals are transported in plants. तो हमें ये तो पता चल गया ट्रांसपोर्ट किसकी हेल्प से होते हैं, जाइलम टिश्यू की, पर ये ट्रांसपोर्ट होते कैसे है वो अब हमें देखना है। तो सबसे पहले बेटा मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, फ्रेम कैसे होगा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द असेंट ऑफ सैप इन केस ऑफ प्लांट्स। असेंट ऑफ सैप को एक्सप्लेन करना है।
तो कई बार तो बच्चे को मीनिंग ही पता नहीं होता व्हाट इज़ दिस एग्जैक्टली असेंट ऑफ सैप। तो बेटा सबसे पहले असेंट का मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। असेंट का बेटा अगर वोकेबलरी मीनिंग आप देखोगे तो असेंट का मीनिंग होता है किसी चीज़ का ऊपर बढ़ना, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ समथिंग। और सैप का मीनिंग क्या होता है? वाटर एंड मिनरल्स। इसका मतलब वाटर और मिनरल्स की जो अपवर्ड मूवमेंट होती है प्लांट्स में, उसी को कहते हैं असेंट ऑफ सैप। सो द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड असेंट ऑफ सैप। अब बेटा जो ये अपवर्ड मूवमेंट है वाटर और मिनरल्स की, उसको करवाने में कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है? मैं ये नहीं कह रहा किसकी हेल्प से होती है, वो तो जाइलम टिश्यू की हेल्प से होती है, बट वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हेल्प करते हैं जाइलम टिश्यू को आपके वाटर और मिनरल्स को ऊपर अपवर्ड मूवमेंट करवाने में। ठीक है, तो बेटा ऐसे 3 फैक्टर्स होते हैं जो इसमें हेल्प करते हैं। एक होता है आपका रूट प्रेशर, सेकंड होता है कैपिलरी एक्शन, और थर्ड होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रांसपीरेशन पुल। तो इन 3 फैक्टर्स की हेल्प से जो जाइलम टिश्यू होता है वो वाटर और मिनरल्स को रूट्स से आपके प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है। तो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद योर रूट प्रेशर। तो बेटा होता क्या है, जो वाटर है वो सॉइल में प्रेजेंट होता है, वी नो इट वेरी वेल। तो इट एंटर्स द रूट हेयर्स बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की वजह से रूट में एंट्री कर जाता है, क्योंकि बेटा जो अगर प्लांट में मान लो वाटर नहीं है तो जो रूट के अंदर होगा वहाँ पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है, और रूट के बाहर जो वाटर आपकी सॉइल है उसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। और आपको पता है जब भी वाटर का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होता है तो तब एक प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस। सो बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस क्या होता है, वाटर रूट्स के थ्रू आपके प्लांट में एंट्री कर जाता है। सो बेटा रूट क्या करता है, रूट एक तरह से एक प्रेशर क्रिएट करवा रहा है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करवा रहा है, जिसकी वजह से आपका वाटर आपके सॉइल से रूट में एंट्री करता है। सो दैट इज कॉल्ड रूट प्रेशर। सो वाटर फ्रॉम सॉइल एंटर्स द रूट हेयर बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर अप टू द बेस ऑफ द स्टेम। तो बेटा रूट प्रेशर जो होता है वो वाटर को सॉइल से जो आपका स्टेम होता है, स्टेम जो आपकी स्टेम होती है आपके प्लांट में, वहाँ तक आपके वाटर को पहुँचा देता है। ठीक है, वहाँ तक इसको ले जाता है। आफ्टर दैट बेटा क्या होता है, इसके बाद एक अगला आपका फैक्टर होता है जिसको हम कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। बिकॉज ऑफ दैट वाटर आगे बढ़ना शुरू होता है, स्टेम से ऊपर जाना शुरू होता है। अब बेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कैपिलरी क्या होता है। ठीक है, तो कैपिलरी अगर मैं आपको एक जनरल वे में बताऊं बेटा, हमारी डेली लाइफ में भी यूज़ होता है कैपिलरी का। ठीक है, कैपिलरी का मीनिंग होता है एक पतली सी ट्यूब, अ वेरी नैरो ट्यूब, एक बहुत पतली ट्यूब हो, और अगर मैं उस पतली ट्यूब को वाटर में डिप कर दूं तो बेटा आप देखोगे जो वाटर है वो उस पतली सी ट्यूब में अपने आप ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो बेटा उस पतली सी उस नैरो ट्यूब को बोला जाता है कैपिलरी। और जो वाटर उस पतली सी ट्यूब में, नैरो ट्यूब में ऊपर अपने आप ट्रैवल कर रहा है, हम कुछ नहीं करते, वो अपने आप ट्रैवल करता है। ठीक है, तो उस फेनोमेना को बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। तो बेटा ऐसे ही जैसे डेली लाइफ में हम इस फेनोमेना को यूज़ करते हैं, ऐसे ही जो प्लांट्स होते हैं बेटा उनके अंदर भी नेचुरली बिकॉज ऑफ द जाइलम टिश्यूज़ ऐसी पतली पतली कैपिलरीज फॉर्म हो चुकी होती है, पहले से प्रेजेंट होती है प्लांट्स में। ठीक है, नेचुरल होती है वो। तो बेटा आ वेरी फाइन ट्यूब इज़ कॉल्ड कैपिलरी। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बहुत पतली ट्यूब को कैपिलरी बोला जाता है। एंड द वाटर इन द स्टेम राइजेज अप टू सम हाइट बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। और कैपिलरी एक्शन की वजह से स्टेम में कुछ हाइट तक वाटर आगे मूव करता है। ठीक है, तो बस आपको इतना ही याद रखना है कैपिलरी एक्शन में 2 से 3 लाइन। अब नेक्स्ट है बेटा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से आपका जो सैप होता है, मीन्स वाटर एंड मिनरल का कॉम्बिनेशन, वो ऊपर ट्रांसपोर्ट करता है, एंड दैट इज़ योर ट्रांसपीरेशन पुल। अब बेटा सबसे पहले यू शुड नो अबाउट द मीनिंग ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है बेटा लॉस ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू द स्टोमेटा। जो आपको स्टोमेटा होता है बेटा वो आपके
जो आपके प्लांट में वाटर होता है एक्सेस, उसको बाहर निकाल देता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। ठीक है, इस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। और बेटा जब आपका प्लांट ऐसा करता है तो क्या होता है? तो बिकॉज ऑफ ट्रांसपीरेशन a suction is created. Suction means a pressure difference is created which pulls the water from the xylem tubes and it is transported in all the parts of the plants. ठीक है, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में आपका जो वाटर है, मिनरल्स है, वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो बेटा ट्रांसपीरेशनल पुल में क्या लिखना है आपको? सबसे पहले आप ट्रांसपीरेशन का मतलब लिखेंगे, द लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। आफ्टर दैट आप बताओगे ट्रांसपीरेशन से होता क्या है। तो ट्रांसपीरेशन क्रिएट्स अ सक्शन, सक्शन मीन्स अ प्रेशर डिफरेंस विच पुल्स द वाटर फ्रॉम जाइलम ट्यूब्स एंड हैंस वाटर राइजेज इन द प्लांट्स। इतना लिखना आपको, ठीक है। अब बेटा एक पिक्चर के थ्रू मैं आपको ये सब प्रोसेस दिखाता हूँ कैसे होता है, फिर इसको जल्दी रिकैप करते हैं। देखो बेटा, सो बेटा यू कैन हैव अ लुक ओवर हियर। तो इसमें इस पर्टिकुलर पिक्चर में जाइलम और फ्लोएम दोनों का रोल दिखाया हुआ है। फ्लोएम के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले जाइलम को देखते हैं। तो आप रूट से देखना स्टार्ट करें। ये आपका एक प्लांट है, उसका स्टेम रीजन और आपको लीव्स वगैरह दिखाई हुई है। तो रूट्स में बेस में चेक करो बेटा, सॉइल प्रेजेंट है तो सॉइल के थ्रू रूट्स से आपका वाटर ऊपर एंट्री कर रहा है, देखो ऊपर जा रहा है। जाइलम टिश्यू कैरी वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल अप टू द रूट्स। तो जाइलम टिश्यू क्या करता है, रूट्स के थ्रू, मतलब रूट प्रेशर क्या करता है, वो अंदर लेता है, फिर जाइलम टिश्यू आगे ले जाता है, रूट से ऊपर लेके जाता है। ठीक है, फिर देखो बेटा, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ये आपकी जो लीफ है उसकी तरफ भी जा रहा है और स्टेम रीजन है उसकी तरफ भी ऊपर जाने लग रहा है। ठीक है, तो स्टेम तक आपका जाइलम टिश्यूज ले जाता है, फिर स्टेम से बेटा ऊपर की तरफ जाता है विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी एक्शन। ठीक है, और ट्रांसपीरेशन पुल जो होता है वो ले जाता है। अब आप लीव पे चेक कर सकते हो बेटा, क्योंकि आपके स्टोमेटा है लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो आप देखो बेटा, इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स, दैट इज़ योर ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन हो रहा है, तो बेटा जब ट्रांसपीरेशन होगा तो जो वाटर है आपका जाइलम टिश्यू में, वो आपका लीव्स की तरफ भी जाना स्टार्ट हो जाता है। तो आप चेक कर सकते हो, ये ग्रीन कलर की आपकी लीफ है और जाइलम टिश्यू के थ्रू वाटर आपका लीफ की तरफ भी जा रहा है। क्यों जा रहा है? द रीज़न इज़ जो लीफ है आपकी, उससे ट्रांसपीरेशन हो रहा है, तो ट्रांसपीरेशन से वाटर का लॉस हो रहा है और बेटा इसकी वजह से एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, सक्शन क्रिएट होता है और आपका जाइलम ट्यूब से वाटर लीव्स की तरफ बढ़ना शुरू होता है। तो जब वो लीव की तरफ जाता है बेटा, लीव्स की तरफ जाता है, तो वो पूरे आपके प्लांट्स के बाकी रीजन्स में भी ट्रांसमिट करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, तो नाउ लेट अस सी बेटा अबाउट, नाउ लेट अस सी अबाउट योर how the food is transported. Now let us see the next part of your transport in plants and that is transport of food. food कैसे transport होता है आपके plant में? तो बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो कई बार एग्जाम में ऐसे आ जाता है, एक्सप्लेन द ट्रांसलोकेशन इन प्लांट्स। तो ट्रांसलोकेशन आपको क्लियर होना चाहिए माइंड में। इट मीन्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फूड मीन्स जो प्लांट में ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो वहाँ पे ग्लूकोज की फॉर्मेशन करेगा, फूड की फॉर्मेशन करेगा। तो वो फूड प्लांट को भी ज़रूरी होता है बेटा, तो वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में वो देखते हैं। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट है इसमें, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो फोटोसिंथेसिस के टाइम जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उनका ट्रांसपोर्ट, प्रोडक्ट्स बनना मतलब जो ग्लूकोज फॉर्म होता है उसका कैसे ट्रांसपोर्ट होता है उसको बताया गया है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय द फ्लोएम यूजिंग द सीवी ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। तो बेटा फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम के कंपोनेंट्स होते हैं सीवी ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। तो इनकी हेल्प से फ्लोएम क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट में। ट्रांसपोर्टेशन अकर्स, ट्रांसलोकेशन सॉरी, अकर्स इन बोथ डायरेक्शन, दैट इज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अब बेटा जो वाटर था आपका, वाटर एंड मिनरल्स, उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन थी वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रही थी। बट जो फूड है बेटा उसकी ज़रूरत तो हर किसी चीज़ को है, प्लांट के हर पार्ट को है।
तो बेटा फूड आपका ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो ध्यान रखना ट्रांसलोकेशन बोथ डायरेक्शंस में होती है, पर जो ट्रांसपोर्टेशन आपकी वाटर मिनरल्स की होती है बेटा वो रूट से तो स्टार्ट होती है। तो जब वो रूट से स्टार्ट हो रही है और वो ऊपर तक जाती है तो वैसे भी वाटर सबको मिल जाता है, ध्यान रखना है। पर जो आपका फूड है बेटा वो आपका लीव्स में बनता है। लीव्स में आपका जो फूड है वो बनेगा जहाँ पे भी आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वहाँ बनता है, ठीक है। और फूड अगर वहाँ बना है तो रूट्स को भी ज़रूरत होगी फूड की, बाकी जो पार्ट्स है प्लांट के उसको भी ज़रूरत होगी। तो इसलिए फूड नीचे भी आ सकता है ऊपर भी जा सकता है, बोथ डायरेक्शन में ट्रैवल करता है बेटा, ध्यान रखना है। वाटर की मूवमेंट सिर्फ एक डायरेक्शन में अपवर्ड की तरफ होती है, ठीक है। अब ट्रांसलोकेशन होता किसकी हेल्प से है? तो बेटा ट्रांसलोकेशन इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। एटीपी मीन्स एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, आपको पता है इट इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। तो प्लांट्स में जो सेल होते हैं बेटा उनके पास एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रेजेंट होती है। तो उस एनर्जी को प्लांट यूटिलाइज करता है और उसका यूज़ करके फ्लोएम को क्या करता है, हेल्प आउट करता है ताकि वो फूड को ट्रांसमिट कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके सीवी ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स की हेल्प से। तो बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड ट्रांसलोकेशन में आपको इतना ही लिखना है। तो सबसे पहले यू शुड हैव इट अ क्लियर पिक्चर इन योर माइंड। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और यू कैन से ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन किसकी हेल्प से होती है बेटा? फ्लोएम की हेल्प से यूजिंग सीवी ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। ट्रांसलोकेशन कौन सी डायरेक्शन में होता है बेटा? दोनों डायरेक्शन में, बोथ डायरेक्शंस, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। एंड ट्रांसलोकेशन किस एनर्जी की हेल्प से अचीव होता है बेटा? विद द हेल्प ऑफ एटीपी, एटीपी की हेल्प से। नाउ लेट मी शो यू वंस हाउ दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इज टेकिंग प्लेस। नाउ अगेन आई एम शोइंग यू द पिक्चर। बेटा अब आपको ध्यान रखना है फ्लोएम पे, ठीक है। मैंने आपको जाइलम का तो एक्सप्लेन कर दिया था, नाउ यू कैन हैव अ लुक। अब देखो बेटा जो फूड है बेटा, ये एक बार लीफ की तरफ देखो आप, फूड मेड बाय द लीफ, क्योंकि लीफ है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वहाँ पे फूड आपकी फॉर्मेशन होगी, फोटोसिंथेसिस होगा और उसके प्रोडक्ट्स होंगे ग्लूकोज जो फॉर्म हुआ है, और वो ग्लूकोज की ज़रूरत बेटा प्लांट को भी होने वाली है। तो आप चेक कर सकते हो लीफ से जो आपका ग्लूकोज है वो स्टेम की तरफ आ रहा है बेटा। अब फ्लोएम टिश्यू से वो ऊपर भी जा रहा है, तो फ्लोएम टिश्यू कैरी द फूड अप फ्रॉम द लीफ, एंड बेटा वो नीचे भी आ रहा है, फ्लोएम टिश्यू कैरी द फूड डाउन फ्रॉम द लीफ। तो बेटा ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है, दोनों डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। तो लीफ से फ्लोएम टिश्यू क्या करता है, वो प्लांट में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में आपके फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम टिश्यू क्या करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स मतलब सैप को ट्रांसपोर्ट करते हैं सब डायरेक्शन में विद द हेल्प ऑफ योर रूट प्रेशर, योर कैपिलरी एक्शन एंड योर ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स बेटा। अब एक बार मैंने दो चीज़ें लिखी है तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट हो जाएगा। एक बार बीपी के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, मे बी इट कैन कम इन एग्ज़ाम। तो सबसे पहले बेटा यू शुड नो जी जो ब्लड प्रेशर होता है बेटा वो मेज़र किसकी हेल्प से होता है, कौन सा डिवाइस है? तो बेटा उस डिवाइस को कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। ये लिखा हुआ है बेटा स्फिग्मोमैनोमीटर। तो स्फिग्मोमैनोमीटर इज़ अ डिवाइस विच मेजर्स ब्लड प्रेशर। उसके बाद बेटा ब्लड प्रेशर, अगर किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो बेटा हाई बीपी नहीं बोलते हैं, जो आपकी मेडिकल टर्म होती है वो कौन सी यूज़ होती है उसके लिए, तो उसको कहते हैं बेटा हाइपरटेंशन। तो अगर बेटा किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम है इट मीन्स उसको कौन सी डिजीज़ है, उसको हाइपरटेंशन की डिजीज़ है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद एक आता है आपका, वो कहते हैं कि नॉर्मल बीपी कितना होता है ह्यूमन बीइंग में। तो बेटा कई लोगों को पता होता है वो 80-120 होता है, बट दे डोंट एग्जैक्टली नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस 80 एंड 120। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा स्फिग्मोमैनोमीटर में जो क्या होता है आपका यूज़ होता है जो लिक्विड, दैट इज़ योर मरकरी, मरकरी यूज़ होता है। और मरकरी का जो लेवल होता है उस मशीन में, उस लेवल से पता चलता है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। तो बेटा अगर एक किसी ह्यूमन बीइंग का नॉर्मल ब्लड प्रेशर है दैट इज़ 80 एंड 120 mm ऑफ Hg। अब ये 80 और 120 का मीनिंग क्या होता है? तो 80 mm का मीनिंग होता है बेटा, इसको कहते हैं डाइस्टोल प्रेशर। जो डाइस्टोल होता है
डाइस्टोल को कहते हैं 80 mm ऑफ Hg। ये ब्लड प्रेशर होता है और ये कब आता है बेटा, रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल। जब आपकी जो कार्डियक मसल होती है, कार्डियक मसल मीन्स द मसल रिलेटेड टू योर हार्ट, तो जब हार्ट हमारा रिलैक्स होता है उस टाइम पे हमारी बॉडी में जो ब्लड का प्रेशर होता है, अगर वो 80 mm है तो उसको हम डाइस्टोल बोलते हैं बेटा, और ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। उसके बाद बेटा जब हमारा जो कार्डियक मसल है, हार्ट पंप करता है ब्लड को, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो कॉन्ट्रैक्ट जब वो करेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और उसकी वैल्यू 120 mm ऑफ Hg होती है, जिसको हम कहते हैं सिस्टोल। तो बेटा डाइस्टोल का मीन 80 mm ऑफ Hg, सिस्टोल का मीन्स 120 mm ऑफ Hg। तो बेटा अगर किसी ह्यूमन बीइंग का जब कार्डियक मसल रिलैक्स हो रही है, ब्लड प्रेशर 80 mm है, और जब कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो ब्लड प्रेशर 120 mm है, then that person will be having normal blood pressure, उसका बीपी बिल्कुल नॉर्मल है, he is very fit and fine। ठीक है, तो बेटा 80 mm 120 mm इज़ योर नॉर्मल बीपी। 80 mm को बोलते हैं डाइस्टोल। ये कब होता है, जब रिलैक्सेशन होती है कार्डियक मसल की। 120 mm इज़ योर सिस्टोल। ये कब होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन होती है कार्डियक मसल की। बीपी को मेज़र किससे करते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर से। और हाई बीपी की बीमारी को क्या बोलते हैं बेटा, हाइपर टेंशन। So beta, this was all about your transportation. So this is the last video regarding the transportation. In next video I'll start with the excretion process। ठीक है, तो बेटा आज हमने transportation in plants को डिस्कस किया। उसमें मैंने आपको वाटर और मिनरल्स मतलब सैप की कैसे ट्रांसपोर्ट होती है विद द हेल्प ऑफ जाइलम टिश्यूज़ ये बताया। जब असेंट ऑफ सैप होता है वहाँ पे कौन से 3 फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, आपको ये नाम ज़रूर याद रखने हैं, रूट प्रेशर, कैपिलरी एक्शन एंड ट्रांसपीरेशनल पुल। इनकी हेल्प से जो आपका वाटर मिनरल्स है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट्स में विद द हेल्प ऑफ जाइलम टिश्यू। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जिसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, वो हमारा कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम, ये भी हमने डिस्कस किया। फिर मैंने एट लास्ट डिस्कस किया द normal BP and how BP is measured, blood pressure। ठीक है, so in next class beta I'll meet you and I'll discuss the last life process of your class 10th life process chapter, and that is your excretion, which is also very important regarding the exam point of view। Actually this life process chapter is very important, questions are usually asked from this chapter, life process, so be very careful regarding this chapter। Do not leave any activity given in the book, questions are asked from activity also। Do not leave any of your NCERT question, very important chapter from the exam point of view। So let us finish the video today and I'll see you in the next video with the excretion।